हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एग्ज़ाम एज हब चैनल पे। प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए अब हम कंटिन्यू करते हैं जो टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके हैं साइकोलॉजी का। उसमें से एक टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी। हम उसको डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। Educational psychology is the study of how humans learn and retain knowledge, primarily in educational setting like classroom. अब एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो इस बात की स्टडी करती है कि मनुष्य जो है वो सीखते कैसे हैं, और जो वो सीखते हैं, जो चीज़ें वो सीख रहे हैं, उस नॉलेज को वो अपने आप में कैसे बनाए रखते हैं। और स्पेशली कब, जब एक बच्चा जो है वो एक क्लास में होता है, तो वो उस एजुकेशन को जो वो गेन करता है, तो उसको वो कैसे अपने में बनाए रखता है। मतलब कि जो उसने सीखा है क्लास में, टीचर जो उसको सिखा रहे हैं, उसको वो कैसे गेन कर रहा है, क्या उसको वो चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो इन सब चीज़ों की ओर ध्यान देती है। बच्चे के मेंटल लेवल को, फिज़िकल लेवल, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए कि बच्चे को जो कुछ वो सिखा रहे हैं टीचर, क्या वो उसको वो समझ भी आ रहा है, उन सब चीज़ों का जो है वो ध्यान रखा जाता है। या ये ऐसे भी कह सकते हैं कि बच्चे का जो है वो सर्वांगीण विकास जो है वो किया जा सकता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी विच इज़ दैट branch of psychology which deal with the application of psychological finding in the field of education. अब एजुकेशनल साइकोलॉजी मनोविज्ञान की वो शाखा है जो शिक्षा के क्षेत्र में क्या करती है, मनोवैज्ञानिक खोज के अनुप्रयोग से संबंधित होती है। मतलब कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो खोजें की जा रही हैं, जो स्टडीज़ की जा रही हैं कि इसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इसके जो भी डिमेरिट्स हैं, इसकी मेरिट्स हैं, उनमें हम किस तरह से चेंजेस ला सकते हैं, उसको और मतलब बेटर बना सकते हैं। उन सब के जो यहाँ पे क्या किया जाता है, उसको रिसर्च की जाती है, उनको और बेहतर बनाने की कोशिश जो वो की जाती है। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी की ज़रूरत क्यों है? नीड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी टू नो इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ लर्नर एंड टीचर। अब जो लर्नर होगा और जो टीचर होगा, उसके बीच में एक इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। टीचर को ये समझना पड़ता है कि उसने एक बच्चे को पढ़ाना है। अगर टीचर और जो लर्नर होगा वो दोनों को सेम समझेंगे, आपस में एक दूसरे को सेम समझेंगे कि जैसे मैं हूँ वैसे ही टीचर है, तो आपस में अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप नहीं हो सकती है। बच्चा जो होता है एक छोटे लेवल पे होता है, और टीचर जो होता है वो जब आता है तो वो एक ट्रेन टीचर होता है, उसको सब कुछ सिखाया गया होता है कि उसने किस तरीके से डील करना है। तो वो अपने आप को उस लेवल पे आके उसको ये डील करना पड़ता है कि वो बच्चे के साथ किस तरीके से डील करेगा, ना कि वो अपना जो उसकी जॉब है वो उसको ऐसे ले कि भी मैं टीचर हूँ तो मैं एक बार करा दूंगा, बच्चे का काम है वो कर, मेरा जो काम है पढ़ाना है, बच्चे का काम है उसको सीखना है तो वो खुद सीख लेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। टीचर को ये समझना पड़ेगा कि जो बच्चा है उसका लेवल कितना है, उसका IQ लेवल कितना है, तो वो उसके लेवल तक जाएगा। क्योंकि सभी बच्चे जो हैं वो सेम नहीं होते हैं, सब जो होते हैं अलग अलग होते हैं। टू नो एटीट्यूड ऑफ लर्नर एंड टीचर। अब इसमें भी जो टीचर होगा, जो लर्नर होगा, उनका जो एटीट्यूड होगा, उनका जो देखने का नज़रिया होगा, वो भी अलग अलग हो सकता है। हो सकता है नहीं, होता ही है। क्योंकि टीचर को बच्चे को समझना है, टीचर को ये भी देखना है कि एक बच्चा अगर क्लास में अच्छे से परफॉर्मेंस अपनी दे रहा है तो वो किस कारण से दे रहा है, उसका लेवल कौन सा है, क्या उसको जल्दी से चीज़ें समझ आ जाती हैं, क्या वो जल्दी से लिख सकता है। वैसे ही एक बच्चा होता है जो उतना एक्टिवली
नहीं होता है, उसका लेवल इतना हाई नहीं होता है कि वो हर एक चीज़ को एक ही बार में समझ सकें। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो टीचर को ही समझनी पड़ेंगी कि बच्चे जो हैं वो उनके ऊपर वो नज़र रखता है कि ये बच्चा जो है इस लेवल का है, इसको हमें इस तरीके से ही डील करना है। अगर वो अच्छे से काम कर सकता है तो उसको उसके साथ बाकी बच्चों को लेके नहीं चलना है, बल्कि उसको भी बाकी बच्चों के साथ ही जो है वो टीच करना पड़ता है, क्योंकि बाकी बच्चे जो है हमें उनको भी आगे लाना होता है। तो इसमें टीचर जो है उनको जो अपना जो एटीट्यूड जो है वो थोड़ा चेंज करना पड़ता है कि हमें बच्चे के लिए हमने ज़्यादा एफर्ट करना है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है ना कि टीचर सेंटर एजुकेशन है। तो उसको अपना जो नज़रिया है वो बच्चे के लिए चेंज करना पड़ता है। टू नो एप्टीट्यूड पोटेंशियल ऑफ लर्नर एंड टीचर। अब जो टीचर है, जो लर्नर है, उनको टीचर्स को बच्चों की ये समझ होनी चाहिए कि भाई ये बच्चा जो है ये किस कैपेसिटी का है, इसमें कितनी कैपेसिटी है कि वो कितना लर्न कर सकता है, कितना सीख सकता है। क्या वो जो ब्लैक बोर्ड पर टीचर लिखवा रहा है, क्या उसको वो समझ आ रही है, क्या वो उनको विजुअलाइज कर सकता है, क्या वो जो बोल रहा है टीचर क्या उसको वो सुन रहा है, क्या जो वो लिख रहा है टीचर तो वो क्या बच्चा जो है वो उसको समझ पा रहा है, क्या उसको भी वो बच्चा लिख पा रहा है। तो हमें ये सब चीज़ें जो है वो जानने की ज़रूरत होती है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में इन सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च की जाती है और तब जाके जो है वो एक बेटर रिजल्ट जो है वो सामने आते हैं। अब एजुकेशन साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ होती है। एजुकेशन साइकोलॉजी में इसमें बच्चे को जो है वो इंगेज करके रखा जाता है। मतलब बच्चे जो होते हैं जब वो स्कूल में आ जाएंगे तो जो भी काम एक क्लास में उनको सुबह 9 से 3 बजे तक अगर उनको बिजी रखना है तो किस तरीके से रखेंगे। तो उसके लिए जो है वो टाइम टेबल बनाए जाते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, मॉर्निंग प्रेयर्स होती हैं, क्लासेस लगती हैं। तो उनमें सबको टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली जो है इंगेज करके रखा जाता है। कोऑपरेटिव लर्निंग सिखाई जाती है। कोऑपरेटिव लर्निंग कि जब वो एक क्लास में है तो एक क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा नहीं होगा, अलग अलग कम्युनिटी से अलग अलग बच्चे होते हैं। तो एक दूसरे के साथ उनको कैसे कोऑपरेट करना है। अगर एक बच्चा जो है दूसरे बच्चे से बात कर रहा है तो उनको वो तरीके सिखाए जाते हैं कि हमें आपस में कैसे बात करनी है, एक दूसरे की हेल्प कैसे करनी है, एक दूसरे के साथ स्टडी में किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं। और वो सारी चीज़ें जो है बच्चा जो है वो एक स्कूल में ही सीखता है। मोटिवेशन मिलती है, बच्चे को मोटिवेशन मिलती है जब टीचर कोई काम बच्चों को देता है। अगर बच्चा कोई टेस्ट जो है वो अच्छा से कर जाता है, उसमें अच्छे मार्क्स ले आता है, तो टीचर उसको मोटिवेट करता है, अप्रिशिएट करता है क्लास में, और उससे जो है बच्चों का मोटिवेशन जो है वो बढ़ता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर किसी में अलग अलग कैपेसिटीज़ होती हैं। कोई भी बच्चा जो है वो सेम नहीं होता है, सब अलग अलग होते हैं। उसी तरीके से जो है वो हमें उनको अलग अलग ट्रीट भी करना पड़ता है टीचर्स को। तो उन सब चीज़ों का भी जो है इसमें ध्यान रखा जाता है। कुछ बच्चे लो लेवल के होते हैं, कुछ मीडियम के होते हैं, कुछ हाई लेवल के होते हैं, कुछ गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं। तो हमें उन सब चीज़ों को साथ में लेके चलना पड़ता है ताकि किसी भी बच्चे को जो बिल्कुल लो लेवल का है उसको भी हम पीछे ना छोड़े, उसे भी हमने आगे पहुंचाना है। सोशल बिहेवियर भी स्कूल में सिखाए जाते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि जो बच्चा जो है उसको सिर्फ एक टेक्निकल एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन या फिर इन चीज़ों के लिए ही तैयार नहीं करना होता है। एक बच्चा जो है उसको सोसाइटी में कैसे रहना है, जब वो अपनी स्टडी कंप्लीट कर जाएगा तो वो तो रहता तो वो सोसाइटीज़ में ही है, सोशल में ही रहेगा, वो अपना बिहेव कहाँ पे दिखाएगा, समाज में ही दिखाएगा। तो वो सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे सिखाई जाती हैं। वो ऐसे सिखाई जाती हैं, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज होते हैं, साइंस फेयर्स होते हैं, तो उसमें जो है वो अलग अलग कम्युनिटी से जो है वो लोगों को बुलाया जाता है। वहाँ पे उन बच्चों को जो है वो
डील करना सिखाया जाता है, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाते हैं, तो उस तरीके से वो जो है एक सोशल बिहेव करना जो है वो स्कूल में ही सीख जाते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है एजुकेशन साइकोलॉजी में आती हैं। अब साइकोलॉजी का ही एक फ्लो चार्ट जैसे मैंने बनाया हुआ है, तो जैसे कि साइकोलॉजी के ही ये पार्ट रहेंगे। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी है तो जाहिर सी बात है स्टडीज़ की भी बात होगी। अब स्टडी के साथ ही जुड़ेगा, तो आप देख सकते हैं कि अगर ये स्टडी के साथ जुड़ रहा है तो क्या होगा, डेवलपमेंट होगी, बच्चे का विकास होगा, बच्चे को मोटिवेशन मिलेगा और लर्निंग वो सीखेगा। और ये सब चीज़ें कहाँ पे सीखेगा, स्टडीज़, जहाँ पे वो स्टडी कर रहा है तो वहाँ पे वो अपना विकास कर रहा है, मोटिवेशन मिल रही है उसको, वो लर्निंग कर रहा है। लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी में ये सब चीज़ें करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, सबसे पहले तो टीचिंग करनी है। तो टीचिंग अगर करनी है तो उसके लिए रिक्वायर्ड क्या होगा, नॉलेज, ज्ञान होगा, तभी जाके जो है वो टीचिंग होगी। चाहे वो ज्ञान जो है वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड हो, तो टीचर को जो वो हर एक चीज़ की नॉलेज जो है वो होना ज़रूरी होती है। और टीचिंग क्या है, एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, ये कभी रुकती नहीं है, हमेशा चलती रहती है। कुछ ना कुछ जो है हम अपनी लाइफ जो है वो गेन करते ही रहते हैं। अब नॉलेज की बात करें तो नॉलेज के साथ साथ इसके भी कुछ 3 पार्ट्स जो डिवाइड किए हुए हैं। तो इसमें हमें नॉलेज, अगर ज्ञान की बात अगर कर रहे हैं तो हमने ज्ञान जो है वो बच्चों को ही देना है स्कूल में। तो इसमें हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स, हमें बच्चों में उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको समझना पड़ेगा कि बच्चा जो है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, वो कैसे सोशल बिहेव करता है, किस तरीके से वो लर्निंग सीख रहा है, किस तरीके से वो मोटिवेट हो रहा है, कहाँ वो डिमोटिवेट होता है। और हमें उसका जो एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, हमें वो भी समझना, एक टीचर के लिए समझने की ज़रूरत होती है। तब जाके जो वो ज्ञान, जो अपनी नॉलेज जो होगी वो बच्चों तक पहुंचा सकता है। लेकिन उन सब चीज़ों के लिए जो है वो, उनके लिए ये सब चीज़ें देनी है तो उसके लिए कुछ सेटिंग्स भी चाहिए। तो वो सिखाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक प्रॉपर सेटिंग चाहिए। लर्निंग के लिए एक प्रॉपर सेटिंग चाहिए, क्लासरूम चाहिए, ब्लैक बोर्ड चाहिए, वाइट बोर्ड चाहिए, डस्टर चाहिए, सिटिंग के लिए उनको क्या चाहिए, बेंचेस चाहिए, या जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो सब कुछ जो है बच्चों को प्रोवाइड करवानी होती है। लेकिन उसके साथ साथ टीचर को जो है वो अपनी नॉलेज के लिए इम्प्रूव करते भी रहना पड़ता है। और साथ साथ में उनको जो उनकी जो टीचिंग की स्ट्रैटेजीज होती हैं, जो हमने टीचर्स ने कहाँ पे सीखी होती हैं, अपनी जो टीचिंग प्रैक्टिस होती है उस दौरान जो सीखते हैं वो भी अप्लाई करनी पड़ती हैं। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम जो है वो लर्निंग थ्योरीज जो है वो पढ़ेंगे, जिसमें से बिहेवियरिज्म, कॉग्निशन और कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज जो लर्निंग की हैं, हम उनको जो है वो डिस्कस करेंगे। आपको हमारा वीडियो जो है वो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।